फरवरी 2002 एक ट्रेन में आग लगती है और उसकी लपटें पूरे गुजरात को अपनी चपेट में ले लेती हैं। आज हम उन घटनाओं की तह तक जाएंगे। गोधरा में क्या हुआ था, उसके बाद जो दंगे भड़के और जो भी तथ्य हमारे सामने हैं उनको एक एक करके समझेंगे। तो देखिए, हम शुरुआत करेंगे गोधरा से, वो चिंगारी जहां से सब कुछ शुरू हुआ। फिर देखेंगे कि ये आग पूरे गुजरात में कैसे और क्यों फैली, हिंसा का वो भयानक रूप कैसा था, सरकार पर क्या आरोप लगे और जांच में क्या निकल कर आया। और आखिर में हम बात करेंगे उन सवालों की जो आज भी जवाब ढूंढ रहे हैं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं फरवरी 2002 से। जगह थी अयोध्या। विश्व हिंदू परिषद ने एक बहुत बड़ा धार्मिक कार्यक्रम रखा था, पूर्णाहुति महायज्ञ, और इसमें शामिल होने के लिए देश भर से हजारों लोग आए थे। बस यही वो बैकग्राउंड था जिसके बाद वो घटना हुई जिसने सब कुछ बदल दिया। तो ये टाइमलाइन देखिए, 22 फरवरी को कार सेवक अहमदाबाद से अयोध्या के लिए निकलते हैं। 25 को यज्ञ पूरा होता है और फिर 26 फरवरी को साबरमती एक्सप्रेस वापस अहमदाबाद के लिए रवाना होती है। इसमें कौन थे? हजारों कार सेवक, राम मंदिर आंदोलन से जुड़े वॉलंटियर्स, वो सब गुजरात लौट रहे थे। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये वापसी का सफर एक भयानक त्रासदी में बदलने वाला है। अब ये ट्रेन मतलब खचाखच भरी हुई थी। करीब करीब 1700 तो कार सेवक ही थे। और सबसे जरूरी बात ये कि इनमें से ज्यादातर लोग सिर्फ 2 डिब्बों में थे, S5 और S6। और यही 2 कोच कुछ ही देर में इस पूरी तबाही का सेंटर पॉइंट बनने वाले थे। तो हुआ ये कि जैसे ही ट्रेन गोधरा स्टेशन से निकली, अचानक अफरा तफरी मच गई। किसी ने इमरजेंसी चेन खींच दी, बार बार खींची, ट्रेन रुक गई। और जैसे ही ट्रेन रुकी, करीब 2000 लोगों की एक भीड़ ने उससे घेर लिया। और उनका निशाना कौन से कोच थे? वही S5 और S6। पहले पत्थरबाजी हुई और फिर उन डिब्बों में आग लगा दी गई। खासकर कोच S6 में जो आग लगी वो बहुत ही भयानक थी। और जब सब कुछ शांत हुआ तो पता चला कि 59 लोग जिंदा जल गए थे। इनमें 27 औरतें और 10 छोटे बच्चे भी शामिल थे। एक सफर जिसका अंत इतना दर्दनाक हुआ। गोधरा में जो आग लगी थी वो सिर्फ एक ट्रेन के डिब्बे तक नहीं रुकी, वो एक चिंगारी साबित हुई जिसने पूरे गुजरात में जैसे बदले की आग भड़का दी। तो चलिए अब ये देखते हैं कि एक लोकल हादसा पूरे राज्य में फैली तबाही में कैसे तब्दील हो गया। और ये एक टर्निंग पॉइंट था। वो जली हुई ट्रेन जिसमें अभी भी शव थे, उसे अहमदाबाद लाया गया। और फिर एक ऐसा कदम उठाया गया जिसने आग में घी का काम किया। पीड़ितों के जले हुए शवों को खुले ट्रकों में रखकर पूरे शहर में घुमाया गया और इस पूरे मंजर को टीवी पर लाइव दिखाया गया। इसे देखकर लोगों में दुख और गुस्से की एक जबरदस्त लहर दौड़ गई। इसके बाद जो हुआ वो 3 दिनों तक चला खून खराबा था। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि 1044 और लोग मारे गए। इनमें 790 मुसलमान थे और 254 हिंदू। और ये गिनती गोधरा में मारे गए 59 लोगों के अलावा है। पूरा गुजरात सचमुच जल रहा था। अब इतनी बड़ी हिंसा के बीच कुछ घटनाएं ऐसी थीं जो अपनी बर्बरता की वजह से हमेशा के लिए याद रह गईं। चलिए अब उन 3 सबसे भयानक हत्याकांडों पर नजर डालते हैं जो उन 3 दिनों की पूरी कहानी बयां करते हैं। गुलबर्ग सोसाइटी, नरोदा पाटिया और बेस्ट बेकरी, ये सिर्फ नाम नहीं है, ये गुजरात दंगों के वो जख्म हैं जो शायद कभी नहीं भरेंगे। ये प्रतीक बन गए उस हिंसा के जो एक संगठित भीड़ ने की थी। गुलबर्ग सोसाइटी की बात करते हैं। ये एक रिहायशी कॉम्प्लेक्स था जहां ज्यादातर मुस्लिम परिवार रहते थे। यहाँ दहशत का माहौल धीरे धीरे बना। अंदर फंसे लोगों ने, जिनमें कांग्रेस के पूर्व सांसद एहसान जाफरी भी थे, मदद के लिए न जाने कितने फोन किए पर कोई मदद नहीं पहुंची। और आखिर में भीड़ अंदर घुस गई, घरों को आग लगा दी और 69 लोगों को मार डाला। लेकिन इन दंगों का जो सबसे बड़ा और सबसे घातक नरसंहार था वो नरोदा पाटिया में हुआ। यहाँ करीब 5000 लोगों की भीड़ ने 10 घंटे तक लगातार हमला किया और इस हमले में 97 लोग मारे गए। ये एक टारगेटेड हिंसा का बहुत ही खौफनाक उदाहरण था। अब इस पूरे मामले में एक और परत तब जुड़ी जब तहलका मैगजीन ने एक स्टिंग ऑपरेशन किया। इसमें एक मुख्य आरोपी था बाबू बजरंगी। उसे खुफिया कैमरे पर यह दावा करते हुए रिकॉर्ड किया गया कि हमलों के दौरान उसे सरकार और पुलिस दोनों का सपोर्ट था। हाँ, लेकिन एक बात यहाँ साफ करना बहुत जरूरी है।
ये कानूनी तौर पर जानना जरूरी है कि स्टिंग ऑपरेशन में जो भी दावे किए गए थे वो अदालत में कभी साबित नहीं हो सके, मतलब उन्हें कानूनी तौर पर पुख्ता सबूत नहीं माना गया। तो जब हिंसा थोड़ी थमी तो सारा ध्यान इस बात पर गया कि भाई राज्य सरकार क्या कर रही थी। सरकार की भूमिका पर गंभीर सवाल उठे। आरोप लगे कि सरकार ने दंगाइयों को रोकने के लिए कुछ नहीं किया, या इससे भी बुरा कि वो दंगाइयों के साथ मिली हुई थी। चलिए इन दोनों तरफ की कहानियों को देखते हैं। सरकार के एक्शन को लेकर दो बिल्कुल अलग अलग नैरेटिव सामने आते हैं। एक तरफ वो कहानी है जो सरकार ने खुद बताई और दूसरी तरफ वो कहानी है जो कुछ अधिकारियों ने बताई। देखिए, सरकार का ऑफिशियल स्टैंड क्या था कि ये दंगे गोधरा में हुई क्रिया की प्रतिक्रिया थे, एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन था और भीड़ इतनी ज्यादा थी कि उसे कंट्रोल करना मुश्किल था। पर कुछ अधिकारियों के आरोप बिल्कुल अलग थे। जैसे सीनियर पुलिस ऑफिसर संजीव भट्ट ने कोर्ट में गवाही दी कि एक मीटिंग में पुलिस को कहा गया था कि हस्तक्षेप मत करना, और ऐसी ही कुछ बातें उस वक्त के गृह मंत्री हरेन पांड्या से भी जोड़कर बताई जाती हैं। अब सच क्या था, इसकी पड़ताल के लिए कई जांच आयोग बैठे, लेकिन जानते हैं क्या हुआ? उनके नतीजों ने मामले को सुलझाने के बजाय और भी उलझा दिया। और सारे विवाद की जड़ में एक ही सवाल था, गोधरा ट्रेन में आग लगी कैसे थी। इस एक सवाल पर दो बड़ी सरकारी जांचों ने दो बिल्कुल अलग अलग जवाब दिए। एक तरफ थी नानावती कमीशन, जिसे गुजरात सरकार ने बनाया था। इस कमीशन ने कहा कि आग लगाना एक सोची समझी साजिश थी और इसने राज्य सरकार, वीएचपी और आरएसएस को क्लीन चिट दे दी। फिर जब 2004 में केंद्र में सरकार बदली तो यूसी बनर्जी कमेटी बनी और इस कमेटी का नतीजा कि आग एक्सीडेंटल थी, कोई साजिश नहीं थी। तो अब देखिए, एक ही घटना पर दो सरकारी रिपोर्ट और दोनों के नतीजे एकदम अलग। इस पर नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने बहुत ही तीखी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि ये दोनों रिपोर्ट अपनी अपनी पार्टियों का पक्ष ले रही हैं और ये बहुत बड़ी गलती है। इससे समाज पर लंबे समय तक असर पड़ता है और लोगों का कानून व्यवस्था से भरोसा उठ जाता है। तो सवाल ये है कि आज हम कहाँ खड़े हैं। 2 दशक से ज्यादा हो गए, लेकिन 2002 की वो घटनाएं आज भी हमारे सामने एक विरासत छोड़ गई हैं, लंबी कानूनी लड़ाइयों की और एक ऐसे सच की जिस पर आज भी बहस जारी है। और यहीं पर वो सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, जब सरकारी जांचें ही एक दूसरे से सहमत न हो और सच क्या है इसी पर विवाद हो, तो फिर एक देश के तौर पर हम याद क्या रखें। ये वो सवाल है जिसका जवाब आज भी ढूंढा जा रहा है।